तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। उसमें हम आज समझेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम देखेंगे। तो हम सबसे पहले समझते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ क्या है। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम एक एक्स वाई प्लेन लेंगे और उसमें एक्स डायरेक्शन में हम टाइम को दिखाएंगे। टाइम किसी में भी हो सकता है, मिनट में, सेकंड में, घंटे में। और वाई डायरेक्शन में हम क्या दिखाएंगे, पोजीशन दिखाएंगे। पोजीशन का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट हम वाई डायरेक्शन पे दिखाएंगे। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स टी यानी कि पोजीशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ खींच देंगे उसी को हम क्या कहेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ कहेंगे। एक यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ खींचते हैं। सबसे पहले समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन है क्या। द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसका एग्जांपल ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया। शुरू के 10 सेकंड में ऑब्जेक्ट 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, फिर जैसे ही 20 सेकंड हो जा रहे हैं वो 200 मीटर की डिस्टेंस कवर हो जा रही है, फिर जैसे 30 सेकंड हो रहे हैं फिर 300 मीटर, 40 सेकंड पे 400 मीटर एंड 50 सेकंड पे 500 मीटर। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि हर 10 सेकंड में जो गाड़ी है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ऐसा अगर होता है तो इसी को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, जब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर की जाती है। तो इसके लिए ग्राफ बनाना बहुत आसान है। देखते हैं, टाइम लेते हैं हम एक्स एक्सिस पे, टाइम ले लेते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड तक ले लेते हैं। इसी तरीके से इस तरफ डिस्प्लेसमेंट दिखा देंगे, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर और 500 मीटर। अब हमने क्या करना है, ग्राफ खींचना है। सबसे पहले क्या है, ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 100 हो गया, क्योंकि हमने टाइम को क्या लिया, एक्स कोऑर्डिनेट पे लिया। तो 10 इंटू 10 और 100, तो 10 एक्स कोऑर्डिनेट पे 10 ले लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट पे 100 ले लेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे तो एक पॉइंट बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट इस तरीके से बनेगा, फिर तीसरा पॉइंट बन जाएगा और इस तरीके से हमारे पास क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो क्या होता है, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ खींचते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आती है। तो वो यहां पे हमने दिखा रखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आगे समझते हैं क्या है इसमें, द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट इंस्टेंट टाइम। कहने का मतलब क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें क्या बताएगा, इंस्टेंट वेलोसिटी के बारे में बताएगा। कहने का मतलब क्या, अगर अब मान लो हमारे पास ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और इस पॉइंट पर हम वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट की, तो हम क्या करेंगे, तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट पे कितना हो रहा है, 40 मीटर का, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लिया उसने, 20 सेकेंड। तो ये कुछ इस तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी निकल के आ जाएगी, वो भी ये इंस्टेंट वेलोसिटी, इसको कहते हैं इंस्टेंट वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या लिखा है, द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट द इंस्टेंट टाइम। कहने का मतलब क्या, ये इंस्टेंट वेलोसिटी है। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप को समझ लेते हैं। स्लोप के कुछ फॉर्मूले थे उसको भी देखते हैं। एम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। अब ये थीटा क्या है, थीटा ये वाला एंगल है, द ग्राफ मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसी को बोलते हैं हम स्लोप। और हम स्लोप को इस तरीके से डिटरमाइन कर लेते हैं। तो स्लोप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की। फिगर फर्स्ट में हमें क्या दिख रहा है, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो इसमें क्या होगा, वेलोसिटी टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होने वाली है। यहां पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, देखो 20/10, 40/20, 60/30, 80/40। तो इस तरीके से क्या है, हर पॉइंट पे, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट, या फिर ये, या फिर ये, या फिर ये, सारे पॉइंट पे वेलोसिटी सेम है। इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। और जब वेलोसिटी सेम होगी, एक चीज और याद रखना है कि एक्सेलरेशन बिल्कुल भी जनरेट नहीं होगा ऑब्जेक्ट में, बिकॉज एक्सेलरेशन इज द चेंज ऑफ द वेलोसिटी। अगर चेंज ही नहीं हो रहा है वेलोसिटी में तो एक्सेलरेशन भी जनरेट नहीं होगा। तो ये जो ग्राफ है ये पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और इसमें हमें क्या मिलेगा, 0 एक्सेलरेशन मिलेगा। अब नेक्स्ट एक और ग्राफ देखते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द 0 वेलोसिटी। 0 वेलोसिटी का मतलब क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट देखो, ये पोजीशन है उसकी, यहां से यहां तक मान लो 100 मीटर हो, 200 मीटर हो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट हो सकता है 100 पॉइंट हो सकता है। तो 100 क्या है, उसका डिस्प्लेसमेंट है। टाइम देखो बढ़ता जा रहा है, 2 पहले यहाँ पे 2 रहा होगा, 4 रहा होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ने के साथ साथ उसका जो पोजीशन है, पोजीशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, पोजीशन 100 पे था, 100 पे ही है। कहने का मतलब क्या है, दिस ऑब्जेक्ट
विल नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट। ये ऑब्जेक्ट क्या रेस्ट पे, क्योंकि वो अपनी पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो था उसी पॉइंट पे वो टाइम के साथ साथ भी रहेगा। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये हो गया पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर द रेस्ट पोजीशन। अब 3 ग्राफ और हैं, ये भी हमें ध्यान रखने। फर्स्ट ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पोजीशन टाइम ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए हो गया। दूसरे ग्राफ में क्या है, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो ध्यान रखना ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। यहाँ पे ग्राफ नीचे को आ जा रहा है कर्व करके तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसी तरीके से अगर ऐसा ग्राफ मिलता है, मतलब सेम ऐसा ग्राफ, तो इसमें क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ होगा। अब क्या ध्यान रखना एक चीज और, ग्रेटर द स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्रेटर वेलोसिटी। कहने का मतलब क्या है, स्लोप जितना ज्यादा होगा पोजीशन टाइम ग्राफ का, उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी भी होगी। तो ये 3-4 टाइप के ग्राफ हैं, ये हमको ध्यान रखने। ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब हम पढ़ते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमें क्या करना है, इन ग्राफ के बारे में जनरल सा आइडिया लेना है और इससे रिलेटेड हम फिर कुछ क्वेश्चन भी देख लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें पता लगता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ टेल अस अबाउट दैट, नंबर फर्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन अ इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का मतलब क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट का मिल जाएगा अगर हमारे पास एक इंटरवल ऑफ टाइम दिया हो। द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, दूसरा क्या, इंस्टेंट वेलोसिटी भी हम इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मेजर कर सकते हैं। द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन अ इंटरवल ऑफ टाइम, और हम एवरेज वेलोसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं इस ग्राफ की मदद से। द नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, और सबसे मेन क्या है, एक्सेलरेशन तो इस ग्राफ से निकलता ही निकलता है। और एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, जब हम स्लोप निकाल देते हैं ग्राफ का तो एक्सेलरेशन का पता लग जाता है। आगे देखते हैं, द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, कहीं पे भी अगर हमारे पास कोई वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, मान लो ऐसा ही आ जाए, इस तरीके का हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकल के आ जाए, तो अगर हमें इस 0 सेकंड से, अब यहां पे टाइम t है, मान लो 0 से t इंटरवल के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ के द्वारा एक्स एक्सिस से जितना भी एरिया ये कवर हो रहा है, इस एरिया को डिटरमाइन करेंगे और वही एरिया उसके डिस्प्लेसमेंट को भी दिखाएगा। तो यहां पे लिखा है द एरिया बिटवीन द वीटी ग्राफ एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, ये जो एरिया यहां पे दिख रहा है, ये एरिया क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। कहां से कहां तक, बिटवीन द इंटरवल 0 to t टाइम। नेक्स्ट क्या है, द स्लोप ऑफ द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट द एक्सेलरेशन। और ये भी ध्यान रखना है कि जो वीटी ग्राफ का स्लोप होगा, स्लोप का मतलब मैं पहले बता चुका हूं क्या, कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जितना ज्यादा एंगल बनेगा ग्राफ का, वही उसका स्लोप होगा, और स्लोप जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन भी उसका उतना ही ज्यादा होगा। अब ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ को फिगर 1 को ध्यान से देखते हैं। इसमें क्या देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका इनिशियल वेलोसिटी v0 है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमने क्या किया, y एक्सिस पे हम वेलोसिटी को ले लेंगे और x एक्सिस पे हम टाइम को ले लेंगे। इनिशियली क्या था, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v0 था। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, देखो टाइम भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा वैसे वैसे क्या हो गया, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई और वेलोसिटी पहुंच गई फाइनल v। तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई, टाइम के साथ साथ बढ़ चुकी है। इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इट मींस पॉजिटिव एक्सेलरेशन विल बी डन इन द ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट में जनरेट हो रहा है। दूसरे ग्राफ में क्या है, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी v0 थी और टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो डिक्रीज हो गई, इससे क्या पता चल रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट में नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। ये जो पॉजिटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन पॉजिटिव डायरेक्शन में ही हो रहा है, ये भी देखना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट में, वो भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि हम किसमें है, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जनरेट हुआ ये नेगेटिव है, बिकॉज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बट इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस भी देख लेते हैं। पहले वेलोसिटी कितना था ऑब्जेक्ट का, v0 इनिशियल वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी ध्यान रखना है कि ये जो है ओरिजिन से नीचे का पार्ट है, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, माइनस में लेंगे। तो पहले वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो सकता है। फिर वेलोसिटी और डिक्रीज हो गई है, -5 -7 वटएवर, कुछ भी हो सकता है। तो हो क्या रहा है कि पहले वेलोसिटी v0 थी, फिर वेलोसिटी और कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। और एक्सेलरेशन कैसा जनरेट हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, क्योंकि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी और डिक्रीज होती चली जा रही है। और ये जो एक्सेलरेशन नेगेटिव जनरेट हो रहा है, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। कल भी हमने एक शब्द का इस्तेमाल किया था इसके लिए, रिटार्डेशन। यहां पे भी जो नेगेटिव एक्सेलरेशन जनरेट हुआ है, इसको भी हम रिटार्डेशन ही नाम देंगे। तो ये जो रिटार्डेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट में, वो टाइम के साथ साथ कैसे हो रहा है, वेलोसिटी कम होने के कारण हो रहा है। और वेलोसिटी कम होगी तो उससे क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इन द नेगेटिव डायरेक्शन।
नेक्स्ट क्या है इसमें, देखो इसमें इनिशियल वेलोसिटी v0 था, फिर क्या हुआ, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इसका धीरे धीरे कम हो गया। पहले उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर उसका वेलोसिटी डिक्रीज हुआ नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन का केस है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है। एक लास्ट ग्राफ और है, इस ग्राफ को भी देखते हैं। इस ग्राफ में क्या है, इस ग्राफ में वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा। देखो वेलोसिटी वाला पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब टाइम के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या है, जो इसका वेलोसिटी था यहाँ पे वेलोसिटी में भी 60 हो, 60 किलोमीटर पर आवर हो, और ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम बढ़ने के साथ साथ बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही है। इफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग इट मींस नो एक्सेलरेशन विल बी डन इन द ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट पे कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, उसका कांस्टेंट है, टाइम के साथ साथ नहीं बढ़ रहा है। अब हमने जो ये 4-5 फिगर देखे, इन फिगर से हमें क्या क्या पता चला, इसको ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट फिगर से क्या पता चला हमें, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पहले फिगर में क्या है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द पॉजिटिव एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट फिगर। सेकंड फिगर में क्या हो रहा है, मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन बट नेगेटिव एक्सेलरेशन विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। कहने का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में तो मूवमेंट कर रहा है लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। थर्ड फिगर क्या था, मूविंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है with negative acceleration because velocity is decreasing with time. Next, an object is moving in positive direction till time t1 and then is negative direction with negative acceleration. क्या था उस ग्राफ में, पहले उस ग्राफ में कुछ इस तरीके का था, पहले उसका वेलोसिटी यहां पे था, फिर उसका वेलोसिटी यहां पहुंचा टाइम t1 पे। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, चाहे वो नीचे की तरफ को आ रहा हो। नीचे की तरफ को आ रहा है, इसका मतलब यह है उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो उसमें नेगेटिव एक्सेलरेशन ही जनरेट होगा। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन टिल टाइम t1। तो यहां पे टाइम t1 है, t1 तक तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करा, देन इन नेगेटिव डायरेक्शन, उसके बाद क्या हुआ, वो इस तरीके से नेगेटिव डायरेक्शन में ग्राफ चला गया था विद नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। द लास्ट ग्राफ क्या था, उसमें हमने कैसे बनाया था, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाया था, पैरेलल ग्राफ। एक्स एक्सिस का ये वेलोसिटी था, ये टाइम था, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो जीरो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट में, और इसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। तो ये क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में हमने जाना, कुछ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जाना। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने क्या करना है, मोशन की 3 इक्वेशन होती हैं, उन 3 इक्वेशन को हम क्या करेंगे, कैलकुलस मेथड से सॉल्व करेंगे, या फिर उनको हम उनके लिए फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे। तो उसके लिए हम कुछ समझते हैं। देखो, लेट एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं, तो हम केवल ऑब्जेक्ट को 1 डायमेंशन में ही मूव करवाएंगे। तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूवमेंट कर रहा है। इफ एट एनी टाइम टी वेलोसिटी चेंजेस टू डीवी, कहने का मतलब क्या है, एक टाइम टी पे अगर उसका वेलोसिटी चेंज जाता है डीवी तक, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं पहले से कि वेलोसिटी का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। अब डी टी को क्या करा, इस तरफ ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए डी टी इज इक्वल टू डीवी। अब क्या है, सपोज करो टाइम t1 पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी v1 है और टाइम t2 पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या है, v2 है। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड हमने क्या करा है, इसको इंटीग्रेट किया, वो भी डेफिनेट इंटीग्रल हम इसका करेंगे। डेफिनेट का मतलब होता है हम उसमें एक लिमिट पुट कर देंगे। तो हमने क्या करा, वेलोसिटी वाले में लिमिट लगा दी, उसकी वेलोसिटी v1 से v2 हो गई, इस वाले में इंटीग्रेशन लगा के v1 से v2 वेलोसिटी लगा दी। और एक्सेलरेशन वाले में भी हमने क्या करा, यहाँ पे dt है, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो केवल हमें टाइम पे फोकस करना है, तो हम उसकी टाइम लिमिट लगा देंगे t1 से t2। कहने का मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि जब टाइम t1 से t2 हुआ तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की v1 से v2 हो गई। अब हमें थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में जानना है। तो इंटीग्रेशन कैसा होता है, ये तो जनरली याद रखना, अगर इंटीग्रेशन ऐसे dx आ जाए तो इसका मतलब x है, इंटीग्रेशन dp आ जाए इसका मतलब p है, ये तो जनरल सी बात है। लेकिन एक इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला भी याद रखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन x की पावर n dx अगर हमारे पास है तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे x की पावर n+1 अपॉन n+1। प्लस कॉन्स्टेंट भी होता है, उसको हमें यहाँ पे ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस फॉर्मूला क्या है, इतना मेन फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो यही सब यहाँ पे इस्तेमाल होने वाला है। अगर देखो एक चीज और देखो, अगर इंटीग्रेशन के अंदर कोई कांस्टेंट है और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में इस तरीके से है, तो हम क्या करेंगे, कोई फंक्शन है x, तो
तो ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को सीधा इंटीग्रेशन साइन से बाहर लेके हम इस तरीके से उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे यही चीज देखते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीवी है, जैसे मैंने बोला इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स एक्स हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी पी हो गया, इसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ डीवी वी हो जाएगा और उस पर लिमिट लगा देंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट v1 टू v2। इसी तरीके से a यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, तो a को उसने हमने शुरू में क्या लिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करी है, तो a बाहर ले लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा t, क्योंकि हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, जब a बाहर आ जाएगा तो dt बच जाएगा इंटीग्रेशन में, सिंपल ऐसा हो जाएगा, और dt तो dt का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा इंटीग्रेशन, फिर उसमें लिमिट लगाएंगे लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। अब क्या करते हैं, इसके बाद जब इंटीग्रेशन हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, इस v की जगह पहले अपर लिमिट पुट करते हैं फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो हम लिखेंगे इस v की जगह सबसे पहले v2 और बीच में माइनस और v1, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसी तरीके से ये a ऐसे ही रहेगा, फिर टाइम की जगह भी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब फिर क्या है, इफ टाइम t1 इज 0, कहने का मतलब कि हम इनिशियली 0 टाइम से स्टार्ट कर रहे हैं और जब टाइम t1 इज 0 था तब ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है, आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी v। तो इस केस में हमने क्या करना है, t1 की जगह यहां 0 रखना है, v1 की जगह u रखना है, t2 की जगह t रख देना है और v2 जहां पे होगा हमें v रख देना है। तो सिंपल हमने v2 की जगह v रखा और v1 की जगह u रखा और t2 की जगह हमने t रख दिया, 0 रख दिया। तो इस तरीके से क्या हो गया, v माइनस यू इक्वल टू ए टी, या फिर इस u को इधर ले जाएंगे प्लस में तो इक्वेशन बनेगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बन के तैयार हो गया हमारा। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डेरिवेट करेंगे। तो हम शुरू से लेके क्या चल रहे हैं, हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके चल रहे हैं, तो उसी में हमें ध्यान रखना है। अब हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम कल भी समझ चुके हैं, क्या हो सकता है, वेलोसिटी इक्वल टू dx बाय dt होता है, यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वही है, एस को यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया है, ds बाय dt हो गया वेलोसिटी। अब dt क्या होगा, इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ds इक्वल टू v dt। अब इस v की जगह फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से अभी हमने क्या निकाला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकाला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो v की जगह यहां पे हम u प्लस ए टी पुट कर देंगे और ये इस तरीके का एक्सप्रेशन फिर बन जाएगा। अब हमें वही करना है, फिर t1 इनिशियली टाइम 0 लेना है और जब टाइम 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा, सीधी सी बात है। अगर टाइम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, t1 से t2 टाइम पे हम पहुंच रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट s1 से s2 पे हम पहुंच जाएंगे। शुरू में टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, अब टाइम बढ़कर t हो चुका है तो डिस्प्लेसमेंट उसका s हमने कंसीडर कर लिया। अब इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, वो भी हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, मैं पहले बता रहा हूं। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, हम लिमिट भी पुट करते हैं, तो ये दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इस तरफ डिस्प्लेसमेंट है तो हम 0 से s डिस्प्लेसमेंट लिमिट लगा देंगे, इस तरफ टाइम की बात चल रही है तो हम 0 से t इसमें टाइम की लिमिट लगा देंगे। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, अलग अलग टर्म के लिए अलग अलग हो जाएगा, जैसे यहां पे हो गया है। अब इस u dt देखो क्या करा, u के साथ डिफरेंशिएशन यानी कि इंटीग्रेशन अलग हो गया और इस at के साथ इंटीग्रेशन अलग हो गया। अब क्या होगा, अब इनका इंटीग्रेशन करेंगे धीरे धीरे। अब मैंने बोलता इंटीग्रेशन ऑफ ds, जैसे अभी हमने करा था इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, ये तो खाली याद रखना है, अगर हम मैथ पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ ds हम s लिख देंगे, इसमें लिमिट लगा देंगे 0 टू s। इसी तरीके से ये u dt है, u बाहर आ जाएगा, u यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, तो वो क्या होगी, एट अ पर्टिकुलर टाइम कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो अब क्या है यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन, अगर u बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से तो क्या बचेगा, इस तरीके से बच जाएगा। अभी लिमिट के बारे में ना सोचते हुए केवल इंटीग्रेशन पे ध्यान देते हैं। u अगर बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन dt बच जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, u और dt का क्या होगा, t। तो इस तरीके से हम लगा देंगे 0 टू t, इसमें लिमिट लगा देंगे। इसी तरीके से ये a बाहर आ जाएगा और t का इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो इस वाले टर्म को ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे a बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन t dt बच जाएगा। अब इंटीग्रेशन t dt कैसे होगा, अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने इंटीग्रेशन का, क्या बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल टू x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करना है। क्या होगा, a तो अपना आप रहेगा, t का करते हैं तो t की पावर 1+1 अपॉन 1+1, क्योंकि t की ऑलरेडी पावर 1 है तो उसकी पावर हमने 1+1 कर दी, नीचे भी उसके डिवाइड में 1+1 कर दिया। यही फॉर्मूला हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो t की पावर 1+1 2 हो गया, t स्क्वायर हो गया बाई 2 हो गया, इसमें भी हमने टाइम की लिमिट लगा दी 0 टू t। अब क्या होगा, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट, इसी तरीके से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t में, इसी तरीके से यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब बच क्या रहा है, ये s हो गया, ये u t हो गया, ये क्या हो गया, a t स्क्वायर बाई 2, इट मीन हाफ a t स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन के तैयार हो गया।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अब करते हैं। अब नंबर आ चुका है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन का हम फॉर्मूला लिख देंगे। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या था, डीवी बाई डी टी। इट मीन डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो हमने ds से डिवाइड कर दिया और ds से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ds से डिवाइड, ds से क्या करा, मल्टीप्लाई करा। तो ये dv बाई ds तो ऐसा ही हो गया। अब ये ds बाई dt क्या है, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम मींस इट इज द वेलोसिटी। अब क्या होगा, v वाला dv के साथ हो जाएगा और a ds के साथ इस तरीके से चला जाएगा, v dv और a ds। अब उस फिर से पहले की तरह करना है। t0 पे इनिशियल वेलोसिटी v मान लेना है, u मान लो। जब t0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u था। आफ्टर टाइम t इसका वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया। कहने का मतलब क्या यहाँ पे चल क्या रहा है सब, कि t1 को 0 ले लिया, उस समय वेलोसिटी उसका v1 u ले लिया। इसी तरीके से t2 जब टाइम t पहुंचा तो उसका वेलोसिटी क्या पहुंच गया, उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो इस तरीके से हमने ये करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाना है। u टू v लिमिट लगा दी, कहने का मतलब क्या, उसका वेलोसिटी u से v हो गया। इसी तरीके से इस तरफ भी क्या करा, उसका डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था और डिस्प्लेसमेंट बढ़ के उसका 0 से s हो गया। अब क्या होगा, ये v है, जैसे हमने अभी करा था इंटीग्रेशन ऑफ x dx, अभी हमने करा था, क्या निकाला था हमने, x स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूले से सिंपल सा फॉर्मूला कौन सा लगाया, x n+1 अपॉन n+1। इसी तरीके से v का इंटीग्रेशन भी निकलेगा v स्क्वायर अपॉन 2, उस पर लिमिट लग जाएगी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। इसी तरीके से यहां से a बाहर आ गया और यहाँ पे क्या बचा, डिस्प्लेसमेंट। फिर वही बात आ गई, ds का इंटीग्रेशन करना है तो ऐसा आ जाएगा, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट उसमें हम लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, इसी तरीके से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल टू a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू a s, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, और ये एक इक्वेशन और बन जाएगा मोशन का। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं बेस्ड ऑन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल लिखे हैं, करके पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिकल क्या है, इसको पढ़ते हैं पहले। अ कार इज मूविंग विद अ 126 किलोमीटर पर आवर, इट स्टॉप्स इन 200 मीटर आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स। कहने का मतलब क्या है, एक कार है जो इतने की स्पीड से मूवमेंट कर रही है और वो 200 मीटर की दूरी पे जाके रुक जाती है जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं। फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन। इट मींस यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एंड टाइम टू स्टॉप द कार, और ब्रेक लगाने के बाद उस कार को रुकने में कितना समय लगा, ये भी हमें निकालना है। तो करते हैं सॉल्व। पहला तो क्या दे रखा है उसने, क्या गिवन हमारे पास, हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर, और उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका, 200 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। और जो कार है वो ब्रेक लगाया तो कार क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब ये मीटर में है तो हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर में ही चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करते हैं हम चेंज, देखो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए। तो ये कट जाएगा 7 5 या 35 मीटर पर सेकंड। तो ये इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, ये डिस्प्लेसमेंट निकल गया, ये वेलोसिटी निकल गया फाइनल। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले रिटार्डेशन निकालना है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या है मोशन का, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब v की जगह क्या है, 0 है, u का स्क्वायर करेंगे यानी कि 35 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू a का पता नहीं है, a तो फाइंड आउट करना है, इंटू s की जगह 200 दिया हुआ है। तो अब 35 का स्क्वायर करेंगे, तो 35 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और 3 के आगे वाला नंबर क्या है 4, 3 4 जा 12। तो ये 35 का स्क्वायर हो गया, प्लस 400a इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 400a इक्वल टू -1225। अब क्या होगा, इस a को ऐसे छोड़ देंगे और बाकी सब उधर चल जाएगा अपॉन 400। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। काट लेते हैं, 5 से ही काट लेते हैं, 5 4 जा 2 5 5 5 जा। अब इसको काटेंगे तो जो भी आएगा माइनस में कुछ वैल्यू आएगी, इसको और भी काटोगे तो तुम्हारा जो भी आंसर आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा आराम से। अब हमें क्या करना है, टाइम निकालना है टू स्टॉप द कार। तो टाइम कहां से निकाल सकते हैं हम, v इक्वल टू u प्लस 80 से। तो v कितना दे रखा है, 0 है, फिर u की वैल्यू दे रखी है 35 अभी निकाला हमने, प्लस a हम निकाल के आ चुके हैं, a कितना आया था -245/80। अब इसको काट तो और भी सकते हैं, ये हमारी इच्छा है। फिर इस तरीके से देखो, अब ये क्या हो जाएगा 245t/80 इक्वल टू ये 35 हो जाएगा, माइनस माइनस साइन डिसअपेयर हो जाएंगे, तो t निकालेंगे 35 इंटू 80 बाई 245। अब इसको काट सकते हैं,
7 5 जा 35, 7 3 जा 21, कितना बचा 3 5 7 5 जा 35, फिर काटेंगे 5 7 जा, फिर आ जाएगा 80/7, t इक्वल टू इतना सेकंड लगभग ये आंसर इसका आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक कार है, इट इज मूविंग विथ 10 किलोमीटर पर आवर। एक क्वेश्चन पर नजर मारते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, अ कार मूव्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 10 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग 1/3 विद 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो इस केस में हमें एवरेज स्पीड निकालनी कार की, तो हम क्या करेंगे, पहले सपोज करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस तो दी नहीं है, कितने डिस्टेंस है टोटल, तो लेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इज x मीटर या फिर x किलोमीटर, जो भी ले सकते हो। अब हो क्या रहा है, पहले x/3 डिस्टेंस कवर की जा रही है, x/3 डिस्टेंस कवर विद 10 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या लिखेंगे, द टाइम टू टेक x/3 मीटर लिख दो, किलोमीटर लिखो, किलोमीटर डिस्टेंस टू कवर विद 10 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है, x/3 डिस्टेंस कवर करने में विद द 10 किलोमीटर पर आवर उसे कितना टाइम लगेगा। तो हमें पहले याद रखना है फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो हमें यहीं से टाइम निकालना, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है उसकी, x/3 है, अपॉन स्पीड कितनी है 10 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा x/30। इसे चाहे हम मिनट में ले ले, सेकंड में ले ले, घंटे में ले लें, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कुछ भी लिख दो, घंटा लिख दो, मिनट लिख दो, सेकंड लिख दो, सेकंड कुछ भी लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पे। अब क्या करना है, द टाइम टू टेक नेक्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे निकलेगा, फिर उसी तरीके से हम लिख देंगे, टाइम निकालेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फिर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, फिर 1/3 है, और स्पीड कितनी है, अब 20 हो गई। तो इस तरीके से x/60, घंटे लिख दो, मिनट लिख दो, सेकंड लिख दो, कुछ भी लिख दो, यहां पे कुछ अभी ऐसा गिवन नहीं है। फिर लिखेंगे द टाइम टू कवर, ऐसे लिख दो, x/3 ऑफ द डिस्टेंस विद 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 3 स्पीडें दे रखी है हमारे पास, कितना हो जाएगा, फिर निकलेगा डिस्टेंस बाय स्पीड, फिर से तो डिस्टेंस हो गई, फिर स्पीड हो गई 60, तो ये हो जाएगा x/180, आवर, मिनट, सेकंड, वट। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होने वाला है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड विद टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है उसकी, देखो टोटल डिस्टेंस तो हम पहले से x मान के चल रहे हैं, टोटल टाइम भी हम निकाल चुके हैं, x/30 टाइम है, x/60 भी है, और x/180 भी है। तो इसको जनरली सॉल्व कर देंगे तो कैसे हो जाएगा, x/ इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो 180 एलसीएम आ रहा है इनका, 30 ये कितना हो गया 5 6x हो जाएगा, प्लस ये 3x हो जाएगा, प्लस ये x हो जाएगा, जनरल सी बात है। तो ये हो जाएगा x 180/10x, तो ये x से x कट गया, तो ये बच जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी क्या हो गई, एवरेज स्पीड हो गई यहाँ पे।